हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएस एजुकेशन टीवी। 12th क्लास के जितने भी स्टूडेंट हैं एक बार इस वीडियो को ज़रूर देखें। इस वीडियो में आपको फिजिक्स का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। यदि आपको और भी सब्जेक्ट के सॉल्यूशन देखने हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके देख सकते हैं। और यदि आपको क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने विद आंसर तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट, एंगल बिटवीन इक्विपोटेंशियल सरफेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 90 डिग्री, यानी कि इक्विपोटेंशियल सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बीच में जो है 90 डिग्री का एंगल होता है। तो इसमें जो सी ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द यूनिट ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस ई इज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर एन की पावर -1 एम की पावर -2। तो इसमें जो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाई ए स्टेशनरी चार्ज व्हेन प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि आपको जो है फोर्स का मैग्नीट्यूड बताना है जब किसी भी स्टेशनरी चार्ज को जो है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रखा जाता है तो क्या होगा, ठीक है। तो उसमें जो फोर्स होगा क्या होगा, 0। तो इसमें जो सी ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्टिंग पास्ट ए सेक्शन ऑफ कंडक्टर इफ ए एम्पियर करंट इज पास थ्रू इट फॉर बी सेकेंड। आपको जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताने हैं। यदि जो है उसके अंदर जो करंट है वो ए एम्पियर है और जो टाइम लेता है वो बी सेकेंड, ठीक है। तो आपको जो है सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन होता है उसका चार्ज पता होना चाहिए। तो इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है ये होता है 1.6 × 10 की पावर -19 कूलाम। यदि यहाँ पे जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं तो इसका फार्मूला होता है करंट मल्टीप्लाई में टाइम और डिवाइड में यहाँ पे आ जाएगा चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है वो नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे फार्मूला बनेगा N = AB डिवाइड में E। ए का मतलब यहाँ पे जो है करंट यानी कि एम्पियर, बी का मतलब है जो टाइम, एक तरीके से सेकंड, ठीक है। तो AB में तो यहाँ पे जो है इलेक्ट्रॉन का चार्ज दे रखा है 1.6 × 10 की पावर -19। यार ऊपर अगर कुछ भी नहीं है तो अब यहाँ पे आप एक रख सकते हैं। जब इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे जब एक को आप डिवाइड करेंगे 1.6 से तो और जो 10 की पावर -19 है, ठीक है, तो ये ऊपर जाके जो है 10 की पावर 18 हो जाएगी क्योंकि प्लस हो जाती है, ठीक है। और 1 को जब इससे डिवाइड करते हैं तो ये आता है 6.25। आप कैलकुलेटर से भी इसको सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है n आ जाएगा अपना 6.25 × 10 की पावर 18 और मल्टीप्लाई में a और मल्टीप्लाई में b। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम वाज प्रोपोज्ड बाई। तो जो न्यूक्लियर मॉडल था एटम का वो किसके द्वारा प्रोपोज किया गया था, रदरफोर्ड के द्वारा। तो इसका पूरा नाम है अर्नेस्ट रदरफोर्ड। आप इसको शॉर्टकट में जो है रदरफोर्ड याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए प्रोटॉन एंड एन अल्फा पार्टिकल विद इक्वल मोमेंटा। यानी कि एक प्रोटॉन है और एक अल्फा पार्टिकल है जिनका मोमेंटा जो है बराबर है। इंटरनॉर्मल टू ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड द रेशियो ऑफ द रेडिया इज। आपको बताना है जब इनको जो है नॉर्मल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो इनके जो रेडियस का रेशियो होगा, यानी कि जो रेडियाई होगी उनका रेशियो क्या होगा, ठीक है। तो आपको पता होगा आर जो है बराबर होता है mv/QB, ठीक है। mv का मतलब क्या है, मोमेंटम, मोमेंटा बोल सकते हो, p/QB। यानी कि जो रेडियस है एक तरीके से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, चार्ज की, यानी कि क्यू के। तो आर जो है अगर आपको एक साथ बोलना है तो आप बोल सकते हैं आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/Q। और अगर इनवर्सली बोलना है तो आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल ओनली Q, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आगे आ जाएगा अपने पास आर प्रोटॉन डिवाइड में आर अल्फा। तो इनवर्सली है तो प्रोटॉन नीचे आ जाएगा जो चार्ज है और जो अल्फा का चार्ज ऊपर आ जाएगा, यानी कि Q अल्फा डिवाइड में QP प्रोटॉन। तो जो अल्फा के ऊपर चार्ज होता है ये होता है 2E और जो प्रोटॉन पे होता है E से E कैंसिल तो 2/1। तो इनकी जो रेडियाई का रेशियो होगा ये होगा 2:1, जो कि कौन से ऑप्शन में दे रखा है अपने पास, ए ऑप्शन में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एन इलेक्ट्रिक लैंप इज रेटेड एट 110 वोल्ट एंड 220 वोल्ट सप्लाई। ये जो है वोल्ट पहले जो पावर दे रखी है वाट, और लास्ट वाला जो वोल्ट है ये पोटेंशियल डिफरेंस है। आपको करंट बताना है तो यहाँ पे जो VRMS, ठीक है, RMS की जो फुल फॉर्म होती है ये होती है रूट मीन स्क्वायर। तो ये बार बार यूज होगी तो आपको इसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, RMS रूट मीन स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो है करंट की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले देखिए V अपने पास दे रखा है 220 वोल्ट, P अपने पास दे रखा है 110 वाट।
तो आर का जो फार्मूला होता है, सबसे पहले जो है आर निकलेगा, तो आर बराबर होता है वी स्क्वायर में पी, वी का स्क्वायर यानी कि 220 का स्क्वायर डिवाइड में पी 110। जब इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 440 ओम। ये जो है ओम का साइन है, यानी कि रेजिस्टेंस आ गया अपने पास, और यहाँ पे जो अपने पास वोल्ट दे रखी है तो हम करंट निकाल सकते हैं। तो फार्मूला जो होता है वी बराबर होता है इज इक्वल टू आई आर। तो अपने पास वी भी दिया हुआ है, आर भी दिया हुआ है, आई निकालेंगे तो आई बराबर होता है किसके, वी अपॉन में आर। तो वी अपने पास है 220, आर अभी हमने निकाला है 440। जब सोल्व करेंगे तो 1/2 आएगा। 1/2 का मतलब क्या है कि 0.5 एम्पियर। तो जो करंट है ये आ जाएगा अपने पास 0.5 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम। तो टोटल इंटरनल जो रिफ्लेक्शन होता है कब होता है, जब भी जो पानी है, वाटर है, ठीक है, अगर इसके अंदर से कोई लाइट जाती है बाहर की तरफ, ठीक है, तो ये वापस जो है कंप्लीटली एक तरीके से इंटरनल रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है, वापस आ जाएगी। इसी कुछ कंडीशन होती हैं कितने डिग्री का एंगल बनता है, वो इसने पूछा नहीं है, तो आपको इतना ही बताना है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कब होता है। तो ये होता है जब जो लाइट है वाटर से एयर में जाती है। तो इसमें सी ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यूज्ड फॉर व्यूइंग ऑब्जेक्ट्स थ्रू हेज एंड फॉग। जो फॉग होती है और जो हेज होता है उसके टाइम जो है कौन सी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन काम आती है ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए, तो उसमें जो है इंफ्रारेड रेज काम आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द फॉलोइंग न्यूक्लियर रिएक्शन, यहाँ पे न्यूक्लियर रिएक्शन दे रखी है 6C11 5B11 प्लस में B प्लस में X। तो ये जो X है ये बताना क्या है, तो X यहाँ पे क्या है, न्यूट्रिनो। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, न्यूट्रिनो। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद ए पार्टिकल ऑफ मोमेंटम P इज गिवन बाई। तो यहाँ पे जो है जो आप देख सकते हैं लैम्डा, इसका मतलब होता है वेवलेंथ। वेवलेंथ बराबर होती है H अपॉन में P। H का मतलब होता है प्लैंक्स कांस्टेंट, और जो P का मतलब होता है ये होता है mv, मास इनटू वेलोसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इन ए फोटो सेल इज इंक्रीज। यदि जो इंटेंसिटी अगर बढ़ा दी जाए इंसिडेंट रेडिएशन की फोटो सेल के अंदर, तो व्हाट हाउ डज द स्टॉपिंग पोटेंशियल वेरी। वेरी का मतलब होता है चेंज होना, तो पोटेंशियल जो है उसके ऊपर क्या चेंजमेंट होगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल के ऊपर। तो आपको याद रखना है जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा जब जो है इंटेंसिटी बढ़ाते हैं इंसिडेंट रेडिएशन की फोटो सेल के अंदर। नेक्स्ट है गिवन टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो यहाँ पे देखिए टोटल एनर्जी अपने पास दे रखी है 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी जो है बराबर होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस में पोटेंशियल एनर्जी के। यहाँ पे मैं काइनेटिक एनर्जी निकालनी है तो ये बराबर हो जाएगी माइनस ई का मतलब टोटल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी अपने पास है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, माइनस से माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसी तरीके से पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है तो ये होती है -2 मल्टीप्लाई में काइनेटिक एनर्जी, -2 मल्टीप्लाई में काइनेटिक एनर्जी है अपने पास 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगी -6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेक्स्ट है नेट चार्ज ऑफ पी टाइप सेमीकंडक्टरीज। आपको जो है नेट चार्ज बताना है जो पी टाइप के सेमीकंडक्टर होते हैं उनके ऊपर। तो जीरो चार्ज होता है, क्यों होता है, क्योंकि ये क्या होते हैं, न्यूट्रल। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू थिन लेंसेज ऑफ पावर +6D एंड -2D आर इन कॉन्टैक्ट, व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन। तो दो लेंस हैं जिनकी पावर दे रखी है, अगर इनको जोड़ देंगे तो इनकी फोकल लेंथ पे क्या फर्क पड़ेगा। तो पावर दे रखी है तो पहले पावर को ऐड करेंगे, तो पावर बराबर होती है P1 प्लस में P2 प्लस 6 - 2 कितना बचेगा, प्लस का 4। और पावर आपको पता है उल्टे होती है किसकी, 1/f, या फिर आप कह सकते हो f जो है बराबर है 1/p। तो यहाँ पे फोकल लेंथ हमें निकालनी है तो फोकल लेंथ आ जाएगी अपने पास 1/p, और p की वैल्यू अपने पास है 4। सोल्व करेंगे तो 0.25 मीटर। ये मीटर में दे रखी है 0.25 मीटर। सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू coherent sources whose intensity ratio is 16:1 produce interference fringes. Calculate the ratio of intensity of maxima and minima in the fringe system. तो यहाँ पे I1 और I2 बराबर है a² अपॉन में b², यानी कि I1 अपॉन में I2 बराबर है a² अपॉन में b², और इसकी वैल्यू दे रखी है 16/1। तो यहाँ से हमें ए बी निकालना है तो a अपॉन बी आ जाएगा, तो आगे यहाँ पे स्क्वायर है, आगे जाके स्क्वायर रूट हो जाएगा तो ये आ जाएगा 4/1।
ठीक है, यानी कि a अपॉन बी का रेशियो है यहाँ पे आ गया है 4/1। हमें आई मैक्सिमम निकालना है तो ये होता है a प्लस बी का स्क्वायर, a प्लस बी अपने पास जो है a अपॉन बी आ गया कितना 4/1, तो आप a को मान सकते हैं 4, b यहाँ पे हो जाएगा 1। तो मैक्सिमा निकालना है तो a प्लस बी यानी कि 4 + 1 5 का स्क्वायर 25, और मिनिमा निकालना है तो a माइनस बी 4 - 1 का स्क्वायर 3, 3 का स्क्वायर 9, तो इन दोनों का रेशियो कितना आ जाएगा 25:9। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन द कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडेक्शन। तो आपको जो है सबसे पहले कोफिशिएंट डिफाइन करना म्यूचुअल इंडेक्शन का। गिव इट्स यूनिट, इसकी यूनिट्स बतानी है। मेंशन द 2 फैक्टर्स ऑन विच म्यूचुअल इंडेक्शन बिटवीन ए पेयर ऑफ कॉइल डिपेंड्स, और जो म्यूचुअल इंडेक्शन है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। सबसे पहले देखिए होता क्या है, डिफाइन द कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडेक्शन। द कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडेक्शन ऑफ 2 सेल इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द EMF इंड्यूस्ड इन वन कोइल when the rate of change of current through the other coil is unity। नेक्स्ट यहाँ पे यूनिट बतानी, इसकी यूनिट क्या होती है, तो SI यूनिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडेक्शन इज हेनरी। इसकी जो SI यूनिट होती है हेनरी। किस किस फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडेक्शन, तो सबसे पहले यहाँ पे आप देखते हैं साइज एंड शेप ऑफ कोइल्स, नंबर ऑफ टर्न्स एंड परमेबिलिटी ऑफ मटेरियल ऑन विच द कोइल्स आर वाउंड। दूसरी जो है प्रोक्सीमिटी ऑफ द कोइल पे डिपेंड करती है, और लास्ट है देयर सेपरेशन एज वेल एज देयर रिलेटिव ओरिएंटेशन। इन तीनों के ऊपर जो है डिपेंड करता है कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडेक्शन। नेक्स्ट है ड्रा द स्केच ऑफ वेरिएशन ऑफ रेसिस्टिविटी विद टेम्परेचर इन द फॉलोइंग कंडक्टर और सेमीकंडक्टर। यानी कि आपको बताना है किस तरीके से जो है वेरिएशन होती है रेसिस्टिविटी के अंदर जब टेम्परेचर जो है चेंज करते हैं। तो सबसे पहले देखिए कंडक्टर, तो कंडक्टर में यहाँ पे देख सकते हैं ये टेम्परेचर का जो है और ये रेसिस्टिविटी का है कंडक्टर के अंदर। तो यहाँ पे जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेसिस्टिविटी जो है बढ़ती जाती है। सेमीकंडक्टर में यहाँ पे आप देख सकते हैं रेसिस्टिविटी जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं, ठीक है, तो जो रेसिस्टिविटी है ये कम होती जाती है, ठीक है। यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं इन कंडक्टर एवरेज रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर रिजल्टिंग इन इंक्रीज इन रेसिस्टिविटी। यदि जो है टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो रेसिस्टिविटी वो भी क्या होती है, बढ़ जाती है। इसी में जो है सेमीकंडक्टर है द इंक्रीज इन नंबर डेंसिटी विद इंक्रीज इन टेम्परेचर इज मोर देन द डिक्रीज इन रिलैक्सेशन टाइम, द नेट रिजल्ट इज देयर डिक्रीज इन रेसिस्टिविटी। यदि टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो रेसिस्टिविटी क्या होती है, कम। नेक्स्ट है एन इलेक्ट्रिक फील्ड E exerts a torque on इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P placed in it when the टॉर्क जीरो कब होगा, तो टॉर्क जीरो कब होगा, टॉर्क की जीरो when the angle between P and E is 0 डिग्री। जब P और E के बीच का जो एंगल है वो 0 डिग्री होगा तब टॉर्क भी क्या होगा, 0। नेक्स्ट है मैक्सिमम कब होगा, तो टॉर्क इज मैक्सिमम when the angle between P and E is 90 डिग्री। जब P और E के बीच का जो एंगल है वो कितने डिग्री आ जाए, 90 डिग्री हो, तब क्या होगा, टॉर्क मैक्सिमम। नेक्स्ट है द ससेप्टिबिलिटी ऑफ ए मैग्नेटिक मटेरियल इज, तो आपको ससेप्टिबिलिटी बतानी है। तो सबसे पहले देखिए ये माइनस है, ये प्लस में है, तो जब भी जो है यहाँ पे जो वैल्यू है अगर माइनस में दे रखी है तो जो है ससेप्टिबिलिटी इज नेगेटिव, सो मटेरियल क्या होगा, डायमैग्नेटिक। और अगर प्लस में है तो जो मटेरियल है वो क्या हो गया, पैरामैग्नेटिक। यानी कि पॉजिटिव होने के कारण ये क्या है, पैरामैग्नेटिक है, और ये नेगेटिव होने के कारण ये क्या है, डायमैग्नेटिक। नेक्स्ट है यहाँ पे ट्रुथ टेबल बतानी है। इसकी ट्रुथ टेबल क्या होगी, तो देखिए यहाँ पे इनपुट 0 0 आउटपुट 0, 0 1 आउटपुट 0, 1 0 आउटपुट 0, ठीक है, और 1 1 तो आउटपुट क्या होगी, 1। ये ध्यान से देख सकते हैं ये डायग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए राइट द रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल एंड इट्स डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच फ्रॉम न्यूक्लियस इन द रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो सबसे पहले देखिए अल्फा जो पार्टिकल, इसका मास को हमने मान लिया, वेलोसिटी v होगी, तो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी अल्फा पार्टिकल की हाफ mv²। r0 का मतलब, r0 का मतलब क्या है, क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अल्फा पार्टिकल फ्रॉम द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से जो है अल्फा पार्टिकल की डिस्टेंस। तो यहाँ पे देखिए पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे EP बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट, मल्टीप्लाई में ऊपर आ जाएगा 2z मल्टीप्लाई में 2E अपोर में r0। थोड़ा सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2ZE का स्क्वायर डिवाइड में यहाँ पे देखिए नीचे आ जाएगा अपने पास 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इसको थोड़ा सोल्व कर लेंगे उस और तरीके से, थोड़ा सा दोनों जो है आपस में बराबर हैं
तो दोनों को हमने इक्वल रख लिया है। दोनों को जब इक्वल रखेंगे, सोल्व करेंगे, तो जो आर नोट आएगा ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ जाएगा ई अल्फा के जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आएगा। नेक्स्ट है लिस्ट द फैक्टर्स ऑन विच द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स डिपेंड। आपको जो वो फैक्टर बताने हैं जिसमें जो कैपेसिटेंस है वो डिपेंड करती है किसके ऊपर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर। तो किस किस के ऊपर डिपेंड करती देखिए, द कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डिपेंड्स ऑन द एरिया ऑफ ईच प्लेट। सबसे पहले जो ईच प्लेट है उसके एरिया पे डिपेंड करती है। डाई इलेक्ट्रिक मीडियम बिटवीन द प्लेट्स, और जो डाई इलेक्ट्रिक मीडियम है प्लेट्स के बीच में उस पर डिपेंड करती है। डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, और जो प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस उसके ऊपर डिपेंड करती है कैपेसिटेंस। नेक्स्ट है स्टेट गोज ला इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। आपको जो है गोज ला बताना है क्या है, यूज इट इन डिटरमाइन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनिटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर विच इज यूनिफॉर्मली चार्ज्ड। और यहाँ पे आपको जो है इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, जो इनफाइनेटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर होता है उसके ऊपर यूनिफॉर्मली चार्ज। सबसे पहले देखिए गोज ला क्या है। अकॉर्डिंग टू गोज ला द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रो एनी क्लोज सरफेस इन फ्री स्पेस इज इक्वल टू 1 में एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। तो ये जो है गोज लॉ की फुल फॉर्म है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका जो है कंप्लीट डेरिवेशन दिया गया है, इसको यहाँ पे आप देख सकते हैं। मैं थोड़ा सा नीचे आपको दिखा देता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको ध्यान से पढ़ सकते हैं। लास्ट में आपको याद रखना है ई जो है इक्वल टू है लैम्डा अपॉन में 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये आपको याद रखना है 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे इसका जो है ये डायग्राम दिया गया है, इसको आप ध्यान से समझ लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर एक और वीडियो को पॉज करके आप इसको ध्यान से समझ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। एक्सप्लेन द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ एसी जनरेटर विद द हेल्प ऑफ लेबल डायग्राम। जो लेबल डायग्राम है उसके हेल्प से आपको वर्किंग बतानी है एसी कैपेसिटर की, जनरेटर की, और उसकी वर्किंग बतानी है। वर्किंग और प्रिंसिपल दोनों चीज़ आपको बतानी है। सबसे पहले देखिए प्रिंसिपल की बात करते हैं, तो जो एसी जनरेटर होता है उसका किस प्रिंसिपल पे कार्य करता है। इन एन इलेक्ट्रिक जनरेटर मैकेनिकल एनर्जी इज यूज्ड टू रोटेट ए कंडक्टर इन ए मैग्नेटिक फील्ड to produce electricity. It is working on the principle of electromagnetic induction. तो देखिए इसको ध्यान से समझिए, जो इलेक्ट्रिक जनरेटर रहता है वो किस पे कार्य करता है, तो ये क्या करता है, जो मैकेनिकल एनर्जी है उसको कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी में, यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। आपने घरों में देखा भी होगा, जनरेटर होता है उसके साथ में एक इंजन होता है, उसमें तेल डलता है। जब इंजन को घुमाते हैं तो जो है रोड घूमती है, और रोड जो है आगे जनरेटर एक छोटा सा दिखता है जिसके अंदर तार लगे होते हैं, उसके अंदर मैग्नेटिक जो है वायर वगैरह जो फील्ड जनरेट होता है, और उस वजह से जो है इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक जनरेटर का क्या कार्य है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, ये किस पे पर कार्य जो है, किस प्रिंसिपल के पे कार्य करता है, ये करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ऊपर। इसकी वर्किंग वगैरह यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसकी वर्किंग को पढ़ सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, वीडियो को ध्यान से एक बार इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अदरवाइज वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जो है आप इस PDF को ही पढ़ सकते हैं। ठीक है, आपको नीचे PDF मिल जाएगी। ये इसका डायग्राम है AC जनरेटर का। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको समझ सकते हैं। AC का मतलब क्या होता है, अल्टरनेट करंट। तो इस तरीके से कार्य करता है। किस तरीके से मैं आपको बता देता हूँ। जब भी हम इसको घुमाते हैं, ये इसको घुमाते हैं, तो ये इस तरीके से घूमता है। यहाँ पे जो है अपने पास मैग्नेट दी गई है नॉर्थ और साउथ, तो घुमाते हैं तो यहाँ पे जो है इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मीटर लगाया हुआ है जिसकी हेल्प से चेक की जाती है कितनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई है। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर की जो प्रिंसिपल आपको एक्सप्लेन करना है, किस प्रिंसिपल पे कार्य करता है। ड्रा ए लेबल सर्किट डायग्राम टू डिटरमाइन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। और आपको जो इसका डायग्राम बनाना है और किस तरीके से जो है डिटरमाइन कर सकते हैं हम इंटरनल रेजिस्टेंस को। सबसे पहले देखिए होता क्या है पोटेंशियोमीटर। वी नो दैट ए पोटेंशियोमीटर यूज टू डिटरमाइन द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। पोटेंशियोमीटर का जो है क्या कार्य है, ये काम आता है डिटरमाइन करने के लिए, ज्ञात करने के लिए इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल, किसी भी सेल का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है उसको ज्ञात करने के लिए। बिसाइड्स दिस वी विल हैव ए डिटर्मिनेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस यूजिंग ए पोटेंशियोमीटर। और इसके हेल्प से हम जो है पोटेंशियल डिफरेंस भी जो है डिटरमाइन कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। किस प्रिंसिपल पे कार्य करता है। द बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ दिस बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट फॉल द पोटेंशियल across any portion of the wire is directly proportional to the length of wire
प्रोवाइडेड वायर हैज यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड द कांस्टेंट करंट फॉलोइंग थ्रू इट। तो ये जो है यहाँ पे इसका वर्किंग जो है प्रिंसिपल दिया गया है, यानी कि ई जो है बराबर हो जाएगा वी मल्टीप्लाई में, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वी मल्टीप्लाई में आर अपॉन आर प्लस में 1। आर अपॉन आर क्या है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो रेजिस्टेंस दिया गया है आर वोल्ट है वी। नीचे चलेंगे तो यहाँ पे जो है बैटरी सेल लगाया हुआ है ई, यहाँ पे एक और जो है रेजिस्टेंस है आर। तो ये पोटेंशियोमीटर का जो है यहाँ पे डायग्राम है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो को पॉज करके आप इसको देख सकते हैं आराम से। थोड़ा सा बड़ा डायग्राम इसलिए एक बार में स्क्रीन में नहीं आ रहा है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। AC इज अप्लाइड टू ए सीरीज LCR सर्किट, ड्रा द रिलेवेंट फेजर डायग्राम, ऑब्टेन द रेजोनेंस कंडीशन। तो यहाँ पे जो है बाई मिस्टेक रह गया है, इसको आप जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक है, वहाँ से आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस सीरीज LCR सर्किट रेजिस्टेंस की वैल्यू है 44 ओम, जो है चार्ज यहाँ पे दे रखा है 8 माइक्रोफेराड और L की वैल्यू है 50 H, इज कनेक्टेड टू ए वेरिएबल फ्रीक्वेंसी 220 वाट AC सप्लाई, कैलकुलेट द एंगुलर फ्रीक्वेंसी एट द रेजोनेंस कंडीशन। तो एंगुलर आपको जो है फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी को डिनोट करते हैं ओमेगा से। ओमेगा बराबर है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ओमेगा इज इक्वल टू 1/LC और इसका स्क्वायर रूट। ठीक है, तो यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं 1 में L की वैल्यू अपने पास है 50 मल्टीप्लाई में 50 को देखिए यहाँ पे किस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया, 5 मल्टीप्लाई में 80 मल्टीप्लाई में 10 की पावर -6। ठीक है, यानी कि आप ये एक तरीके से ये समझ सकते हैं कि ये जो जीरो है 50 के साथ था, यहाँ पे 8 के साथ नहीं था, ये जीरो बाई मिस्टेक इधर लगा दिया, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप 50 मल्टीप्लाई में 8 मल्टीप्लाई में 10 की पावर -6। ठीक है, आप इस तरीके से इसको जो है समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे जब सोल्व करते हैं तो ये आता है और इसका स्क्वायर रूट और लेना आपको। जब सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा अपॉन में 10 यानी कि 1000 अपॉन में 20। सोल्व करेंगे 0 से 0 कितना आ जाएगा 50 हर्ट्ज जो है ये अपनी एंगुलर फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 50 हर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ए रेडियो कैन ट्यून इनटू एनी स्टेशन इन 7.5 मेगाहर्ट्ज टू 21 मेगाहर्ट्ज, व्हाट इज द कोरस्पॉन्डिंग वेवलेंथ बैंड। आपको दोनों में जो है कोरस्पॉन्डिंग वेवलेंथ बतानी है। तो फ्रीक्वेंसी होती है 7.5 मेगाहर्ट्ज को हर्ट्ज में कन्वर्ट करते हैं तो इसको 10 की पावर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। दूसरी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 21 मल्टीप्लाई में 10 की पावर 6 हर्ट्ज। अब हमें वेवलेंथ निकालनी है, तो वेवलेंथ होती है λ1 डिवाइड इज इक्वल टू स्पीड अपॉन में फ्रीक्वेंसी, यानी कि जो वेवलेंथ है ये बराबर होती है स्पीड अपॉन में फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी को म्यू से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगी सी अपने पास है स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10 की पावर 8 डिवाइड में फ्रीक्वेंसी अपने पास 7.5 × 10 की पावर 6 यहाँ रख देंगे, सोल्व कर लेंगे तो वेवलेंथ आ जाएगी 40 मीटर। दूसरे की निकाल लेते हैं 21 मेगाहर्ट्ज में, तो λ2 इज इक्वल टू स्पीड अपॉन में फ्रीक्वेंसी, स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10 की पावर 8 डिवाइड में 21 × 10 की पावर 6, सोल्व करेंगे तो 14.28 मीटर। तो दोनों में जो है वेवलेंथ अपने पास आ चुकी है। तो जो वेवलेंथ बैंड है वो कहाँ से कहाँ होगी, 40 मीटर से लेकर 14.28 मीटर तक। नेक्स्ट, प्लॉट द ग्राफ यूजिंग द वेरिएशन ऑफ द फोटो इलेक्ट्रिक करंट विद एनोड पोटेंशियल इन द फॉलोइंग केसेस। तो यहाँ पे आपको ग्राफ ड्रा करना है। पहली कंडीशन दी गई है 2 लाइट बीम्स ऑफ सेम वेवलेंथ बट डिफरेंट इंटेंसिटी। यदि वेवलेंथ सेम हो लेकिन जो इंटेंसिटी है वो डिफरेंट हो, तो ये डायग्राम इस तरीके से बनेगा, आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे स्टॉपिंग पोटेंशियल दिया गया है, इधर जो है फोटो इलेक्ट्रिक करंट है, नीचे की तरफ एनोड पोटेंशियल है। ठीक है, इस तरीके से जो है ये बनेगा ग्राफ। दूसरे में दिया गया है 2 लाइट बीम्स ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। ये 2 लाइट बीम है जिनकी फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है बट सेम इंटेंसिटी, लेकिन जो इंटेंसिटी उनकी सेम है। तो यहाँ पे इस तरीके का जो है ग्राफ बनेगा। इधर देख सकते हैं नीचे की तरफ एनोड पोटेंशियल है, इधर ऊपर की तरफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट, इधर जो है स्टेशनरी करंट। इसको डायग्राम को आप ध्यान से देख सकते हैं, इस तरीके का डायग्राम बनेगा, ग्राफ बनेगा। नेक्स्ट है स्टेट द लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके। आपको जो है लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके बतानी है। डिफाइन द टर्म डीके कॉन्स्टेंट। डीके कॉन्स्टेंट की डेफिनेशन देनी है। हाउ इज रिलेटेड टू हाफ लाइफ, और ये हाफ लाइफ से किस तरीके से रिलेटेड है ये बताना है। सबसे पहले देखिए लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके क्या होता है। इट स्टेट्स दैट
फॉर ए पर्टिकुलर टाइम द रेट ऑफ रेडियो एक्टिव डीके ऑफ एन एटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट एट दैट टाइम। यानी कि रेडियो एक्टिव डीके क्या होता है, जो रेट ऑफ रेडियो एक्टिव डीके होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ एलिमेंट्स, जो एलिमेंट है उसके नंबर ऑफ जो है न्यूक्लियाई है जो कि उसी टाइम प्रेजेंट है, प्रेजेंट एट दैट टाइम। तो ये होता है लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके। नेक्स्ट डीके कांस्टेंट क्या होता है, तो डीके कांस्टेंट ऑफ ए रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज डिफाइंड एज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम इन विच द नंबर ऑफ अनडिकेड न्यूक्लियाई ऑफ दैट रेडियो एक्टिव एलिमेंट फेल्स टू 1 ई टाइम्स ऑफ इट्स इनिशियल टाइम। इसको बोलते हैं हम डीके कांस्टेंट। हाफ लाइफ पीरियड की बात करें, द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ एन एलिमेंट इज डिफाइंड एज द टाइम इन विच द नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई डीके टू हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। यानी कि जो न्यूक्लियाई है वो डीके हो जाए, कम हो जाए, जो शुरू में वैल्यू थी उनसे आधी हो जाए, उसको बोलते हैं हाफ लाइफ पीरियड। नीचे यहाँ पे फार्मूला दिया टी हाफ बराबर होगा एल एन यानी कि लॉगरिथम 2 डिवाइड में लैम्डा, और इसकी वैल्यू होती है यानी कि टी बराबर हो गया 0.6931 डिवाइड में वेवलेंथ लैम्डा। नेक्स्ट देखिए, शो द रे डायग्राम फॉर हाउ ए टोटल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म ऑफ ग्लास कैन बी यूज टू डेविएट रे ऑफ लाइट थ्रू 90 डिग्री। किस तरीके से हम जो प्रिज्म को यूज कर सकते हैं ताकि ये जो है 90 डिग्री के ऊपर क्या हो जाए, डाइवेट हो जाए, और किस तरीके से 180 डिग्री पे हो जाए। तो लाइट को जब इधर से टकराएंगे तो ये नीचे की तरफ चली जाएगी 90 डिग्री पे, और जब इस तरीके से दूसरी तरीके से जब यहाँ पे ड्रा करेंगे इस तरीके से तो ये पहले नीचे आएगी, फिर दोबारा से टकराएगी और इधर आ जाएगी ये, ठीक है। इस तरीके से जो है ये इधर की तरफ आ जाएगी, तो ये कितनी डिग्री का एंगल हो जाएगा 180 के ऊपर, यानी कि इधर गई वापिस उधर आ गई, तो इसका मतलब इसने 180 डिग्री का एंगल बनाया है। नेक्स्ट जो टोटल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म क्या होती है, देखिए ए प्रिज्म हैविंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री बिटवीन इट्स 2 रिफ्लेक्शन सरफेसेज एंड द अदर 2 एंगल्स each equal to 45 degree is called the total reflecting prism because the light incident normally on any of its faces suffers total internal reflection inside the prism. Next, the refracting index of diamond is 2.41. Calculate the speed of light. जो डायमंड है उसके अंदर स्पीड बतानी है लाइट की, तो आपको पता होना चाहिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर होता है किसके, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइड में स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड। यानी कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये बराबर होगा C/V। C है स्पीड ऑफ लाइट, तो यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट होती है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, यानी कि 3 × 10⁸ डिवाइड में स्पीड ऑफ लाइट, यानी कि नीचे यहाँ पे जो है हमें क्या निकालना है अपने पास, यहाँ पे हमें क्या निकालनी है, स्पीड निकालनी है, सॉरी। तो नीचे अपने पास जो है यहाँ पे आ जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। ये थोड़ा सा बाई मिस्टेक हो गया, आप ये समझ सकते हैं। जो ये अपने पास स्पीड निकालनी है हमें, स्पीड यानी कि V, ये बराबर हो जाएगा C/N, यानी कि C है स्पीड ऑफ लाइट, तो आप एक तरीके से समझ सकते हैं। यहाँ पे जो है अपने पास आ जाएगा C/N। C का मतलब क्या, स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸, और नीचे जो है यहाँ पे आ जाएगी N का मतलब होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये है 2.42। सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1.239 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये जो है वेलोसिटी आ जाएगी, स्पीड आ जाएगी किसकी, लाइट की, डायमंड के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक्सप्लेन द प्रिंसिपल एंड वर्किंग ऑफ मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। आपको जो है मूविंग कोयल जो गैल्वेनोमीटर है उसकी प्रिंसिपल वर्किंग बतानी है डायग्राम की हेल्प से। तो देखिए होता क्या है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ए मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर इज ए इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट्स। ये जो इलेक्ट्रिक करंट मेजर करने के काम आता है। इट इज ए सेंसिटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस विच कैन मेजर लो करंट्स इवन ऑफ द ऑर्डर ऑफ ए फ्यू माइक्रोएम्पियर। ये बिल्कुल कम से कम जो करंट है उसको भी इजीली मेजर कर सकता है। किस प्रिंसिपल पे कार्य करता है, तो व्हेन ए करंट फ्लो थ्रू द कोयल ए टॉर्क एक्ट्स ऑन इट। जब भी इसके अंदर से करंट जाता है कोयल के अंदर से, तो ये जो है टॉर्क की तरह एक्ट करता है। द मैग्नेटिक टॉर्क टेंड्स टू रोटेट द कोयल, और जो टॉर्क है वो रोटेट कर देती है किसको, कोयल को। स्प्रिंग प्रोवाइड्स ए काउंटर टॉर्क, और जो स्प्रिंग है वो काउंटर टॉर्क का मतलब होता है वापिस उसको उसी दिशा में ले जाना। दैट बैलेंस द मैग्नेटिक टॉर्क रिजल्टिंग इन ए स्टेडी एंगुलर डिफ्लेक्शन। और ये जो है इस तरीके से जो टॉर्क उत्पन्न होता है मैग्नेटिक टॉर्क, ये बैलेंस कर लेता है उसको,
यहाँ पे इसका जो है डायग्राम देख सकते हैं, अच्छे से बना रखा है, इसको समझ सकते हैं किस तरीके से ये कार्य करता है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो को पॉज कर सकते हैं। नेक्स्ट इसका पार्ट है हाउ कैन गैल्वेनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू वोल्टमीटर। गैल्वेनोमीटर को किस तरीके से हम जो है वोल्टमीटर और एमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए किस तरीके से कन्वर्ट करना है। गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं किस तरीके से। ए गैल्वेनोमीटर इज कन्वर्टेड इनटू वोल्टमीटर बाय कनेक्टिंग ए हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज, यानी कि एक रेजिस्टेंस को यदि हम सीरीज में जोड़ देंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वोल्टमीटर में। हम बात करें एमीटर में किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं, तो गैल्वेनोमीटर इज कन्वर्टेड इनटू एमीटर बाय कनेक्टिंग ए स्मॉल रेजिस्टेंस। एक छोटा रेजिस्टेंस जो है किस में जोड़ दें, हम पैरेलल में जोड़ दें तो ये एमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। नीचे यहाँ पे इसका डायग्राम बना रखा है। ये जो डायग्राम है आप देख सकते हैं वोल्टमीटर का है। इसमें जो यहाँ पे रेजिस्टेंस दिया गया है ये सीरीज में जोड़ा गया है, ठीक है। नेक्स्ट जो है यहाँ पे एमीटर, इसमें जो रेजिस्टेंस दिया गया है ये देख सकते हैं पैरेलल में जोड़ा गया है। तो आपको याद रखना है एमीटर में पैरेलल में जोड़ा जाता है स्मॉल रेजिस्टेंस, और जो वोल्टमीटर होता है इसमें जो है रेजिस्टेंस जोड़ा जाता है सीरीज में हाई रेजिस्टेंस। नेक्स्ट देखिए एक्सप्लेन द प्रिंसिपल एंड वर्किंग ऑफ साइक्लोट्रॉन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, शो दैट टाइम ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ आयन इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड ऑफ रेडियस ऑफ इट्स ऑर्बिट। तो आपको प्रिंसिपल और वर्किंग बतानी है साइक्लोट्रॉन की। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए साइक्लोट्रॉन होता क्या है। साइक्लोट्रॉन इज ए डिवाइस यूज टू एक्सेलरेट चार्ज पार्टिकल टू हाई एनर्जी। साइक्लोट्रॉन में क्या होता है कि जो पार्टिकल हैं, चार्ज पार्टिकल हैं, उसको जो एक्सेलरेट करता है, एक्सेलरेट का मतलब होता है घुमाना फिराना, तेज स्पीड से दौड़ाना, तो उनकी जो है स्पीड बढ़ा देता है और उनको जो है हाई एनर्जी प्रोवाइड करता है साइक्लोन। प्रिंसिपल किस पे कार्य करता है, साइक्लोट्रॉन वर्क्स ऑन प्रिंसिपल दैट ए चार्ज पार्टिकल मूविंग नॉर्मल टू ए मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंसेस मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स ड्यू टू विच द पार्टिकल मूव्स इन ए सर्कुलर पाथ। यानी कि जब भी जो पार्टिकल हैं किसी को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर लेके आते हैं तो ये जो है सर्कुलर पाथ में जो है घूमने लग जाते हैं। कंस्ट्रक्शन वगैरह यहाँ पे आप देख सकते हैं, डायग्राम नीचे मैं आपको दिखा देता हूँ। इसका वर्किंग के लिए यहाँ पे देख सकते हैं इसका वर्किंग कैसे कार्य करती है। ये इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो को पॉज करके आप इसको ध्यान से पढ़ सकते हैं, ठीक है। नीचे यहाँ पे देखिए बी क्यू वी बराबर है एम वी स्क्वायर अपॉन में आर, वी बराबर है बी क्यू आर अपॉन में एम। टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन टी बराबर है 2 पाई आर डिवाइड में वी। टी बराबर हो जाएगा यहाँ पे 2 पाई आर एम डिवाइड में क्यू बी आर, और यहाँ पे आप देख सकते हैं आर से आर कैंसिल हो गया, ये बच गया 2 पाई एम अपॉन में क्यू बी, और ये बराबर होता है कांस्टेंट की। यानी कि टाइम जो है इंडिपेंडेंट है वी के, टाइम जो है ये इंडिपेंडेंट हो जाएगा वी के। यहाँ पे इसका डायग्राम देख सकते हैं साइक्लोट्रॉन का, थोड़ा सा बड़ा डायग्राम है, एक बार में स्क्रीन में नहीं आएगा, तो वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक है, वहाँ से आप इसको पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, देखिए नीचे है स्टेट द लिमिटेशन ऑफ द डिवाइस साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन की जो है क्या क्या लिमिटेशन है, तो द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज वेरी स्मॉल, जो इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो बहुत कम होता है। बिकॉज ऑफ दिस रीजन, इसी कारण से साइक्लोट्रॉन डिवाइस इज इनकैपेबल टू एक्सेलरेटिंग और स्पीडिंग अप एन इलेक्ट्रॉन। इसकी वजह से जो साइक्लोट्रॉन है इसको थोड़ी सी दिक्कत होती है, मुश्किल होती है, परेशानी होती है चार्ज को जो है स्पीड प्रोवाइड करने में। नेक्स्ट दिस डिवाइस आल्सो इनकैपेबल टू एक्सेलरेटिंग और स्पीडिंग अप द पार्टिकल्स विद हैव नो चार्ज, न्यूट्रल चार्ज। और जो न्यूट्रल चार्ज होता है उनको ये जो है साइक्लोट्रॉन एक्सेलरेट नहीं करवा सकता, यानी कि स्पीड नहीं प्रोवाइड करवा सकता, तो ये इसकी लिमिटेशन है। नेक्स्ट है व्हाट इज डोपिंग। डोपिंग क्या होता है, हाउ इज इट डन टू मेक पी एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर। और पी और एन टाइप सेमीकंडक्टर किस तरीके से बना सकते हैं, तो डोपिंग क्या होता है, डोपिंग मीन्स द इंट्रोडक्शन ऑफ impurity into a semiconductor crystal to define modification of the conductivity। डोपिंग का मतलब क्या होता है, किसी एक में जो इम्प्योरिटी मिलाना और उसके हेल्प से जो सेमीकंडक्टर होता है उसकी कंडक्टिविटी को बढ़ाना, इसी को बोलते हैं हम डोपिंग। अब यहाँ पे बात करते हैं किस तरीके से हम पी और एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाते हैं। तो देखिए ए पी टाइप सेमीकंडक्टर इज क्रिएटेड व्हेन ग्रुप 3 एलिमेंट्स आर डोप्ड टू कंप्लीट सेमीकंडक्टर मटेरियल। जब भी सेमीकंडक्टर हमें मटेरियल बनाना है तो टाइप 3 के जो एलिमेंट है, ग्रुप 3 के जो एलिमेंट है उनको डोप करना पड़ेगा। इसी तरीके से इसके अपोजिट जो है एन टाइप के अगर सेमीकंडक्टर बनाने हैं तो जो ग्रुप 5 के जो एलिमेंट है उनको डोप करना पड़ेगा, किसमें, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए ड्रा द एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ पी एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर। यहाँ पे एनर्जी लेवल इसका डायग्राम दिया गया है।
जो पी और एन टाइप के सेमीकंडक्टर, ये पी टाइप का सेमीकंडक्टर है, यहाँ पे आप देखते हैं पी टाइप का सेमीकंडक्टर है, लास्ट वाला जो है ये एन टाइप का सेमीकंडक्टर है। तो ये इसका डायग्राम देख सकते हैं। नेक्स्ट है ड्रा द सर्किट डायग्राम ऑफ टू स्टडी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिस्टर एन पी एन इन कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन, ड्रा द स्केच ऑफ इनपुट कैरेक्टरिस्टिक आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक फॉर दिस कॉन्फ़िगरेशन। तो ये क्वेश्चन जो है बाय मिस्टेक रह गए हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट है, वहाँ से आप इसको पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है व्हाट डू यू मीन बाय पोलराइजेशन। पोलराइजेशन क्या होता है, व्हाट टाइप ऑफ वेव्स कैन बी पोलराइज्ड, और किस टाइप की जो वेव है जिनको हम पोलराइज कर सकते हैं। एक्सप्लेन पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन एंड हेंस डिड्यूस ब्रेविस्टर्स लॉ। तो देखिए सबसे पहले पोलराइजेशन होता क्या है, व्हेन लाइट शाइन्स एट सर्टेन एंगल it is possible for the reflected light to become completely polarized. The phenomena is called polarization by the reflection. It is the plane of polarization parallel to the plane of interface. तो polarization क्या होता है, जो लाइट वगैरह चमकती है, ठीक है, तो completely जो है रिफ्लेक्ट हो जाती है, उसको हम polarization बोलते हैं। नेक्स्ट ये जो है डायग्राम दिया गया है, यहाँ पे आप इसका डायग्राम देख सकते हैं अच्छे तरीके से। इंसिडेंट रे जो है पोलराइज्ड, यहाँ पे जो है रिफ्लेक्टेड रे है जो कि पोलराइज्ड हो गई है, 90 डिग्री का यहाँ पे एंगल बना हुआ है। नीचे की तरफ चलते हैं तो जो कौन सी रे जो है पोलराइज्ड होती हैं, तो जो ट्रांसवर्सल यानी कि जो ट्रांसवर्स यानी कि लाइट जो वेव्स होती हैं वो होती हैं पोलराइज्ड। यहाँ पे ब्रेविस्टर लॉ को समझ लेते हैं। पोलराइजेशन बाय द ब्रेविस्टर्स लॉ, ब्रेविस्टर्स एंगल इज एन एंगल ऑफ इंसिडेंट एट विच लाइट विद ए पर्टिकुलर पोलराइजेशन इज perfectly transmitted through a transparent dielectric surface with no deflection. When unpolarized light is incident at this angle, the light that is reflected from the surface is therefore perfectly polarized. A glass plate or a stack of plate placed in a light beam at Brewster angle can thus be used as polarizer. तो ये जो है कम्प्लीटली ब्रेविस्टर लॉ की जो है डेफिनेशन है, इसको फिर से एक बार पढ़ सकते हैं। इस तरीके से ये जो है डायग्राम बना हुआ है, इसको आप देख सकते हैं किस तरीके से लाइट पोलराइज होती है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। नेक्स्ट है कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताना है, अगर एंगल 60 दे रखा हो तो रिफ्रैक्टिव जो इंडेक्स होता है यानी कि म्यू इज इक्वल टू है tan थीटा। तो tan यहाँ पे थीटा की वैल्यू अपने पास दे रखी है 60 डिग्री, tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3, और √3 को अगर सोल्व करते हैं तो ये आता है अपने पास 1.73। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू है। नेक्स्ट है व्हाट इज लेंस फार्मूला। लेंस मेकर फार्मूला क्या है, व्हाट एजम्पशंस आर मेड फॉर ड्राइविंग दिस फार्मूला, और कौन कौन से जो एजम्पशन हैं जो ड्राइविंग फार्मूला है उसको ड्राइव करने में काम आते हैं। और लेंस फार्मूला को ड्राइव करना है किसके लिए, कॉन्वेक्स लेंस के लिए। सबसे पहले देखिए फार्मूला क्या होता है, लेंस मेकर फार्मूला, द रिलेशन बिटवीन द फोकल लेंथ ऑफ लेंस, द refractive index of its material and radii of curvature of its two surfaces known as the lens maker formula। तो लेंस मेकर फार्मूला क्या है कि जो रिलेशन होता है फोकल लेंथ के बीच में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी के बीच में, और जो रेडियस है उनके बीच का जो रिलेशन है उसी को लेंस मेकर फार्मूला बोलते हैं। यहाँ पे जो 1/f यानी कि फोकल लेंथ बराबर है म्यू माइनस में 1 इज इक्वल टू मल्टीप्लाई में 1/रेडियस 1 मल्टीप्लाई में नेक्स्ट जो है 1/, आगे भी यहाँ पे कितना आ जाएगा 1/r2, ये बाई मिस्टेक 2 आया हुआ है 1/r2। नेक्स्ट है फॉलोइंग एजम्पशन आर टेकन टू, यानी कि कौन कौन से जो हैं ये यहाँ पे दिए गए हैं, कौन कौन से जो हैं एजम्पशन हैं जो ड्राइव करने के टाइम जो आपको ध्यान में रखने हैं। तो पहला जो है ऑब्जेक्ट्स मस्ट बी पॉइंट साइज, ऑब्जेक्ट जो है पॉइंट साइज का होना चाहिए, बड़ा नहीं होना चाहिए। अपर्चर ऑफ लेंस विच इज़ यूज्ड शुड बी वेरी स्मॉल, और जो अपर्चर है लेंस का वो बिल्कुल कम से कम होना चाहिए। द थिकनेस ऑफ लेंस शुड बी लेस, और जो लेंस की थिकनेस है वो कम होनी चाहिए। तो यहाँ पे ये जो इसका डायग्राम देख सकते हैं अच्छी तरीके से, डेरिवेशन वगैरह आप जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट है वहाँ से आप इसको पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे दिया गया है द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ईच सरफेस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 इज 40 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द पावर, आपको जो है पावर कैलकुलेट करनी है, किस तरीके से पावर निकालते हैं। तो देखिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया है यहाँ पे ये है 1.5, रेडियस 1 है 40 सेंटीमीटर, जिसको मीटर में बदलेंगे तो 0.4, क्योंकि यहाँ पे 100 से डिवाइड करेंगे।
नेक्स्ट R2 है -40 सेंटीमीटर, जिसको सोल्व करेंगे मतलब कि मीटर में बदलेंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे, -0.4 मीटर। यहाँ पे देखिए जो लेंस है इनका ईच सरफेस, दोनों का सरफेस दे रखा है। नेक्स्ट फार्मूला यूज़ करेंगे, पावर इज इक्वल टू 1/f इज इक्वल टू म्यू -1। नेक्स्ट यहाँ पे 1/में R1 माइनस में 1/में R2। यहाँ पे जो है 2 गलती से हो गया, यहाँ पे आएगा 1, ठीक है। सोल्व कर लेंगे इसको। म्यू की वैल्यू यहाँ पे है 1.5 माइनस में 1 इंटू 1/R1 यानी कि 1/में 0.40 माइनस में 1 देखिए 2 माइनस है, एक माइनस पहले से है, एक ये 2 माइनस हो गए तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस 1/R2 1/में 0.40। थोड़ा और सोल्व कर लेते हैं इसको। देखिए सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा P इज इक्वल टू 1/f। तो 1.5 में से जब 1 को घटाएंगे तो ये आ जाएगा 0.5 इंटू 1/R1 यानी कि 1/में 0.40 प्लस में 1/में 0.40। सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2/में 0.40। थोड़ा और सोल्व कर लेते हैं। 0.5 मल्टीप्लाई में डेसिमल हटाएंगे तो ऊपर 100 चला जाएगा, 200/40। 40 से 200 को काटेंगे 5 की और 0.5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2.5D। ये इसकी पावर आ जाएगी। तो यहाँ तक जो वीडियो अपनी कंप्लीट हो चुकी है। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। यदि आपको और भी सब्जेक्ट के सोल्व क्वेश्चन पेपर की वीडियो देखनी है तो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके देख सकते हैं। और यदि आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर की PDF डाउनलोड करनी है विद आंसर तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप मुझे डायरेक्ट फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।